मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में आपको हेल्प आउट करता हूं कि आप प्रेगनेंसी जल्दी कैसे कंसीव कर सकती हैं, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, हमल को कैसे रोका जाए, या यूँ कह लें कि फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से मेथड हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो सारे ही मेथड्स डिटेल से इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किसको कौन से मेथड सूट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो हमल को रोकने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पेशेंट के मुताबिक कस्टमाइज़ किया जाता है। जैसा कि कुछ लोग चाहते हैं कि 1 साल के लिए उनको बेबी ना हो, या कुछ चाहते हैं कि 3 इयर्स की प्लानिंग हो, या अगर किसी ने फैमिली मुकम्मल कंप्लीट कर ली है। तो हर केस में मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। हमल को रोकने के लिए जितने भी तरीके इस्तेमाल होते हैं, आपको बेहतर तौर पर समझाने के लिए हम उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप तो वो होता है जिसके अंदर कोई दवाई आपको इस्तेमाल नहीं करनी होती, नेचुरल मेथड होते हैं ये। दूसरे ग्रुप के अंदर उसको हम मेडिकल मेथड कहते हैं, कोई ना कोई आपको दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। और जो तीसरा ग्रुप होता है उसमें एक कोई हल्का फुल्का प्रोसीजर आपके साथ किया जाता है। और जो चौथा मेथड होता है उसको हम सर्जिकल प्रोसीजर कहते हैं, जो परमानेंट बेबी अगर आप नहीं चाहते फैमिली कंप्लीट हो गई है तो उस सूरत में किया जाता है। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम उस ग्रुप के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आप हमल को रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं और कोई भी आपको मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। तो इसके अंदर कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला तरीका तो ये है फर्टिलिटी विंडो। अगर फीमेल को अपनी पता है, फर्टिलिटी विंडो फीमेल के अंदर पीरियड्स का वो ड्यूरेशन होता है जब एग खारिज होता है, और उन 5-7 दिनों के अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। तो आपको अपनी फर्टिलिटी विंडो का अगर पता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए फर्टिलिटी विंडो के आसपास, और उन दिनों में आपको इंटरकोर्स नहीं करना। एक तो ये मेथड है। और दूसरा मेथड इसमें ये होता है जो कोइटस इंटरप्टस जिसको कहते हैं, यानी कि जो हस्बैंड है वो अपने स्पर्म वेजाना के अंदर रिलीज़ नहीं करता और डिस्चार्ज होने से पहले अलग हो जाता है और बाहर स्पर्म डिस्चार्ज करता है। इसके बाद जो तीसरा मेथड है इसके अंदर वो है कंडोम्स का। तो मेल या फीमेल कंडोम्स मिलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके में भी स्पर्म एग तक नहीं पहुंचते और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो ये तो सारे नेचुरल मेथड्स थे जो मैंने आपको बताए, जिसमें कोई भी मेडिसिन आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ती। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत रिस्क होता है। 5 to 10% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, क्योंकि अगर आप इन तरीकों को प्रॉपर यूज़ नहीं करती, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी फीमेल को अपनी फर्टिलिटी विंडो का नहीं पता, पीरियड्स इरेगुलर हैं, फर्टिलिटी विंडो सही तरह से आप नहीं निकाल सकें, या कॉन्डोम के रप्चर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कोइटस इंटरप्टस के अंदर मेल का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ह्यूमन एरर हो सकता है। 10% चांसेस होते हैं इन नेचुरल मेथड्स के साथ प्रेगनेंसी कंसीव होने के। अब बात करते हैं जी सेकंड ग्रुप के बारे में, जिसे हम मेडिकल मेथड कहते हैं। इस मेथड के अंदर आपको कोई ना कोई गोली या इंजेक्शन यूज़ करना होता है। तो मोस्टली ये हार्मोन्स की टैबलेट होती हैं। एक गोली आपको डेली बेसिस पे खानी होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है टाइमिंग का। टाइम एक फ़िक्स होना चाहिए, उसी फिक्स टाइम पे आपने वो गोली खानी है। अदरवाइज़ आपके जो एग्स हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं, रप्चर कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मेंशन कर दूं कि ये जो टैबलेट होती हैं हार्मोन्स की, कुछ पेशेंट्स को हम रिकमेंड नहीं करते, ख़ासतौर पर ऐसे मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हों, जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, या बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, मोटापा हो बहुत ज़्यादा, या कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके फैमिली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या बच्चेदानी के अंदर कोई कैंसर का प्रॉब्लम है। तो ऐसी सूरतों में ये हार्मोन्स की टैबलेट जो डेली पिल्स होती हैं ये एडवाइस नहीं की जाती। या फिर अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, आपके साथ कोई ऐसा इशू है कि आप भूल जाती हैं, आपको नहीं याद रहता कि आपने टैबलेट खाई थी कि नहीं खाई, तो उन सूरतों में भी ये मेथड आपके लिए सूटेबल नहीं होता।
फिर हार्मोन्स के अलावा कुछ इंजेक्शंस होते हैं इसी मेथड के अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये एक्चुअली वही हार्मोन होते हैं जो टैबलेट के अंदर होते हैं। इनमें 1 माह वाला इंजेक्शन होता है और फिर 3 माह वाला इंजेक्शन होता है। इनका प्रोसीजर भी वही होता है कि ये हार्मोन्स आपके जो अंडे हैं उनको रप्चर नहीं होने देते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। लेकिन जो कंट्राइंडिकेशंस मैंने बताई हैं कि इन सूरतों में आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए टैबलेट या इंजेक्शन, तो अगर आप फिर भी यूज़ करती हैं तो आपको रेगुलर फॉलोअप अपने डॉक्टर के साथ लाजमी करना चाहिए। अब तीसरे ग्रुप की तरफ आ जाते हैं जिसे हम अपनी लैंग्वेज के अंदर मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स कहा जाता है। तो इसमें कोई ना कोई डिवाइस फीमेल के अंदर रखी जाती है यूट्रस के अंदर, तो या कुछ इम्प्लांट मेथड होते हैं। इम्प्लांट मेथड ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक कैप्सूल होते हैं, एक्चुअली वो उनके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। ये कैप्सूल आपके बाजू के ऊपर जिल्द के अंदर हल्का सा कट लगा के जिल्द के नीचे रख दिए जाते हैं। और ज़्यादातर जो आपका नॉन डोमिनेंट आर्म होता है, यानी कि अगर कोई लेफ़्ट हैंडेड है तो उसके राइट बाजू में रखा जाता है, अगर कोई राइट हैंडेड है तो उसके लेफ़्ट बाजू में रखा जाता है। तो ये कैप्सूल जो रखे जाते हैं ये 3 साल के लिए होते हैं। और रिसेंटली अभी 5 साल वाला कैप्सूल भी ऐसा है जो 5 साल तक आपको फैमिली प्लानिंग में हेल्प आउट करता है। और फिर जब इनको विड्रॉ करना हो तो हल्का सा कट स्किन पे लगा के हम इसको वापस निकाल भी सकते हैं। और इन कैप्सूल के अंदर भी एक्चुअली हार्मोन्स ही होते हैं जो कि डेली पिल्स के अंदर और जो इंजेक्शन वाला मेथड है उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, इन कैप्सूल के अंदर भी वही हार्मोन्स होते हैं। और इनके अंदर भी वही चीज़ें ख्याल रखने वाली हैं कि अगर कोई शुगर का बहुत ज़्यादा हाई शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, या बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, या कोई कैंसर की हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर की, बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इन केसेस के अंदर भी ये इम्प्लांट्स का मशवरा नहीं दिया जाता। फिर भी अगर आप यूज़ करती हैं तो हर 6 माह के बाद आपको अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। अब इन इम्प्लांट्स के अलावा कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जैसे कि कॉपर टी है या मायरीना कॉयल हैं, तो ये फीमेल की बच्चेदानी के अंदर रख दी जाती हैं। यूट्रस की जो अंदर वाली तय होती है ये उसको थिन कर देती हैं, पतला कर देती हैं, और जिसकी वजह से जो आपके बेबी की इम्प्लांटेशन होनी होती है यूट्रस के अंदर वो नहीं हो पाती। तो ये भी फैमिली प्लानिंग का एक मेथड होता है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जो मायरीना कॉइल्स वगैरह होती हैं इनके कुछ जो हार्मोन्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं जो पहले हमने डिस्कस किए टैबलेट से या इंजेक्शन से या इम्प्लांट से, तो वो कॉइल रखने से वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो निस्बतन कम आते हैं, क्योंकि मायरीना कॉइल जो यूट्रस के अंदर रखी जाती है वो जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है वो लोकली ही ज़्यादातर यूट्रस के ऊपर असर करते हैं, ब्लड के अंदर उनका फ़्लो कम आता है। जबकि बाकी जो टैबलेट या इंजेक्शन वगैरह आप यूज़ करती हैं वो ब्लड के अंदर पूरे हार्मोन्स सर्कुलेट होते हैं। तो अगर किसी को हार्मोन्स की वजह से इन प्रॉब्लम्स का इशू है, या ये जो हमने चीज़ें ऊपर डिस्कस की जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह और ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री, तो इस किस्म के केसेस के अंदर फिर मायरीना कॉइल को प्रेफर किया जाता है। अब आ जाते हैं जी चौथे ग्रुप की तरफ, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर जिसके अंदर किया जाता है। ये एक परमानेंट मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का। उन सूरतों में एडवाइस किया जाता है जब आप कहते हैं कि हमने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है, मज़ीद बेबी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्जिकल मेथड के अंदर रिवर्सल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर दोनों के साथ किया जा सकता है, फीमेल के साथ भी और मेल के साथ भी। फीमेल के अंदर हम इसको ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और मेल के अंदर जो वास डिफरेंस होता है, एक नाली होती है जो टेस्टिस से स्पर्म को लेकर आती है, उस वेजेक्टमी जिसको कहते हैं, तो उस नाली को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो फीमेल के अंदर ये प्रोसीजर किस तरह किया जाता है कि पेट पे हल्का सा कट देके या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए हल्का सा कट देके कैमरा अंदर डाला जाता है और जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको क्लिप कर दिया जाता है। अगर पेशेंट सुबह में आया है तो उसको शाम में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज 32 ईयर्स से अबव होती है और उनके आखिरी बच्चे की एज 7 से 8 साल होती है, उनको ज़्यादातर ये सजेस्ट किया जाता है फैमिली प्लानिंग का ये मेथड। लेकिन याद रखें कि रिवर्सल के चांसेस इसके अंदर कम होते हैं, इसलिए अगर आपने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है तभी आप इस मेथड को प्रेफर करें। और मेल के अंदर भी वही प्रोसीजर होता है। एक नाली जो टेस्टिस से स्पर्म लेके आती है, ऊपर वास डिफरेंस जिसको कहते हैं, उसको
बंद कर दिया जाता है, वेजेक्टमी जिसको कहते हैं। तो इसमें भी रिवर्सल के चांसेस कम होते हैं। अगर आपको मज़ीद बच्चों की ख्वाहिश नहीं है तो आप ये वाला प्रोसीजर भी करवा सकते हैं। और इन द एंड आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी वेजेक्टमी हुई है या आपकी ट्यूबल लाइगेशन हुई है, मेल के अंदर स्पर्म की वाली नाली बंद कर दी गई है या फीमेल के अंदर ट्यूब बंद कर दी गई है और अब आपको ज़रूरत है बच्चे की, तो इसके लिए फिर कौन से ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं? क्योंकि रिवर्स अगर हम करें तो रिवर्सल के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ट्यूब्स को, फ्लोपिन ट्यूब्स को रिवर्स किया जाए तो उसमें कुछ रिस्क्स होते हैं, अक्सर प्रेगनेंसी फेलियर के या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क होते हैं। तो ऐसी सूरतों में जो मेथड आपको सूट कर सकता है वो होता है ICSI या IVF, क्योंकि जब मेल के अंदर भी स्पर्म वाली जो नाली है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है तो स्पर्म बनना बंद नहीं होते। तो इन सूरतों में फिर अगर आपको बेबी चाहिए तो ICSI के ज़रिए, IVF के ज़रिए मेल के स्पर्म ले लिए जाते हैं और फिर टेस्ट बेबी को ग्रो करके यूट्रस के अंदर, मदर के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये तो मेथड्स थे जो फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने बहुत ही सादा से ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश की है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।